15 अप्रैल 2023 रात के 10:30 चारों तरफ कैमरे थे, पुलिस थी, मीडिया था और बीच में खड़ा था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया अतीक अहमद। कुछ ही मिनटों बाद 3 लड़के भीड़ में घुसे, हाथ में माइक और अगले ही पल गोलियां चली, चीखें गूंजी और एक साम्राज्य आंखों के सामने खत्म हो गया। पर असली सवाल ये नहीं है कि अतीक मरा कैसे, सवाल ये है वो इतना बड़ा बना कैसे। साल 1962, शहर इलाहाबाद। शाम की रोशनी धीरे धीरे ढल रही है। आनंद भवन की दीवारों पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही हैं। 2 बड़े आदमी चाय पी रहे हैं। एक है देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है समाजवाद का सबसे बड़ा चेहरा राम मनोहर लोहिया। दोनों राजनीतिक दुश्मन थे, एक दूसरे की नीतियों की धज्जियां उड़ाते थे, लेकिन शाम होते ही एक ही छत के नीचे बैठकर चाय पीते थे। ये इलाहाबाद की तहजीब थी, ये उस दौर की राजनीति की तहजीब थी। इलाहाबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर एक लोकसभा सीट है, फूलपुर। ये नेहरू की सीट थी। 1962 के चुनाव में लोहिया ने नेहरू के खिलाफ यहीं से पर्चा भर दिया। दिन में सड़कों पर नेहरू की नीतियों की आलोचना, शाम में आनंद भवन में साथ बैठकर चाय। ये विरोधाभास नहीं था, ये एक जमाने की सियासी शराफत थी। नतीजा आया तो नेहरू करीब 64,000 वोट से जीत गए। अब आप सोच रहे होंगे कि 1962 के इस चुनाव से हमारी कहानी का क्या लेना देना। लेना देना है, गहरा लेना देना है, क्योंकि जिस माफिया की कहानी हम आज सुनाने जा रहे हैं उसकी कहानी का धागा यहीं से शुरू होता है। यह महज संयोग है या नियति का कि जब नेहरू और लोहिया फूलपुर में चुनाव लड़ रहे थे, उसी साल उसी शहर इलाहाबाद में एक तांगे वाले के घर एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया अतीक अहमद। और साल 2004 में यही अतीक अहमद फूलपुर से सांसद का चुनाव लड़ता है और जीतता है, लगभग 64,000 वोट से। उतने ही वोट से जितने से 1962 में नेहरू जीते थे। लोकतंत्र की विडंबना देखिए। जिस सीट से देश के पहले प्रधानमंत्री सांसद हुआ करते थे, उस सीट से अब एक माफिया सांसद बन रहा था, जिस पर हत्या, रंगदारी और फिरौती के सैकड़ों मुकदमे दर्ज थे। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यह वो शहर है जहां गंगा और यमुना मिलती है, जो दशकों तक इस देश की राजनीति और साहित्य का केंद्र रहा, जिसने देश को कई प्रधानमंत्री दिए। लेकिन इस शहर का एक काला अध्याय भी है, एक ऐसा अध्याय जो अतीक अहमद के खून से लिखा गया। अतीक अहमद को राजनीतिक भाषा में बाहुबली और माफिया की उपाधि से नवाजा जाता है, लेकिन ये उपाधियां उसकी असलियत को पूरी तरह बयान नहीं करती। अतीक की दहशत का आलम यह था कि अदालत के जज उसके केस सुनने से मना कर देते थे। शहर के व्यापारी बिना मांगे ही उसकी चौखट पर पैसे पहुंचाते थे। और कहा तो यह भी जाता है कि अतीक ने एक बार गांधी परिवार के किसी रिश्तेदार की जमीन पर भी कब्जा कर लिया था, और उस कब्जे को छुड़ाने के लिए खुद सोनिया गांधी को अतीक को फोन करना पड़ा था। इस शहर में अतीक साल 1962 में पैदा हुआ। पिता फिरोज अहमद इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे। घर में गरीबी थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अतीक की उम्र 17 साल, मैट्रिक की परीक्षा में फेल। ये वो मोड़ था जहां से एक आम लड़के की जिंदगी और एक खतरनाक माफिया की जिंदगी अलग होती है। अतीक ने पढ़ाई छोड़ दी और मालगाड़ियों से कोयला चुराकर बेचने का धंधा शुरू कर दिया। काला कोयला, काला धंधा। और इसी काले धंधे के साथ आया उसके नाम पर पहला हत्या का मुकदमा। एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूरे इतिहास में अतीक अहमद वो पहला अपराधी था जिस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। हत्या के मुकदमे के बाद इलाहाबाद के आसपास के इलाकों में अतीक का खौफ फैलने लगा। उसने इसी खौफ को अपने अपराध की बुनियाद बनाया और रेलवे के ठेकेदारों से वसूली यानी एक्सटॉर्शन करना शुरू कर दिया। हर बड़े अपराधी के पीछे एक उस्ताद होता है। अतीक को उसका उस्ताद मिला, चांद बाबा। 1980 के दशक में इलाहाबाद की सड़कों पर सिर्फ एक नाम का खौफ था, चांद बाबा। बड़े बड़े नेता उसके सामने नतमस्तक होते थे, पुलिस उसे हाथ लगाने से डरती थी। 1988 की बात है, पुलिस ने चांद बाबा को पकड़ने की कोशिश की। चांद बाबा पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपने गुर्गों के साथ थाने पर ही हमला कर दिया। थाने पर कई राउंड गोलियां चलवाई, बम फेंकवाए। पुलिस वाले अपनी जान बचाते फिरे। ये इलाहाबाद था उस दौर में। ये वो माहौल था जिसमें अतीक पल बढ़ रहा था, सीख रहा था और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। चांद बाबा के रसूख की वजह से अतीक को पुलिस ने कई बार पकड़ा, लेकिन वो जेल से छूट जाता था। अपराध की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते अतीक ने ठेकेदारों और व्यापारियों से वसूली का एक मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया था। पैसा आ रहा था,
खौफ फैल रहा था। इलाहाबाद की हवा में एक बात होती है, हर आदमी नेता बनना चाहता है। अतीक भी इस हवा से अछूता नहीं रहा। साल 1989, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब था। अतीक ने हर पार्टी के दरवाजे खटखटाए, हर पार्टी ने मना कर दिया। आपराधिक छवि कोई नहीं लेना चाहता था, तो अतीक ने खुद फैसला कर लिया, निर्दलीय लड़ूंगा। सीट थी इलाहाबाद वेस्ट, और उसी सीट से चुनाव लड़ रहा था चांद बाबा, उस्ताद बनाम शागिर्द। अपराध की दुनिया में जो रिश्ता था, वही अब चुनाव के मैदान में आ गया था। नतीजा हैरान करने वाला था। अतीक अहमद जीत गया। उसने अपने उस्ताद को हरा दिया था। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, यह इलाहाबाद के अपराध जगत में एक तख्ता पलट था। 1989, 1993, 3 बार लगातार, तीनों बार निर्दलीय, तीनों बार उसी सीट से, हर बार जीत। फिर 1993 में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ने दरवाजा खोला, सपा ने गले लगाया और अपराधी को एक नया नाम मिल गया, बाहुबली। 1996 में अतीक सपा के सिंबल पर इलाहाबाद वेस्ट से चौथी बार विधायक बना। 2 जून 1995, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में उस वक्त सपा बसपा की गठबंधन सरकार थी। मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, लेकिन बसपा नेता मायावती गठबंधन तोड़ना चाहती थी। वो स्टेट गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। सपा के विधायकों को भनक लग गई, वो गेस्ट हाउस पर टूट पड़े। मायावती के मुताबिक उनके साथ मारपीट करने की कोशिश भी की गई। ये घटना गेस्ट हाउस कांड के नाम से मशहूर हुई, और इस कांड के पीछे का असली चेहरा, जांच की सुइयां जहां जाकर रुकी, वो नाम था अतीक अहमद। कहा जाता है कि अतीक ने ही सपा विधायकों को एकजुट किया था और उन्हें गेस्ट हाउस तक लेकर गया था। उस रात अतीक ने अनजाने में एक ऐसी दुश्मन बना ली थी जो एक दिन उसकी तबाही की वजह बनेगी। साल 2002 में अतीक ने अपना दल कमेरावादी के टिकट से इलाहाबाद पश्चिम की सीट से 5वीं बार चुनाव जीता। 5 बार, पांचों बार अलग अलग बैनर से, लेकिन जीत हर बार। यह ताकत थी अतीक की। अब अतीक की नजर विधायक की कुर्सी से ऊपर थी। सांसद बनना था, और सीट उसने चुनी, फूलपुर। वही फूलपुर जहां से कभी नेहरू सांसद थे, जहां से वीपी सिंह सांसद रहे। उस सीट पर अब एक माफिया खड़ा था, और टिकट किसने दिया? मुलायम सिंह यादव ने, जो खुद को लोहिया का शिष्य बताते थे। वही लोहिया जो नेहरू के खिलाफ इसी सीट से एक बेहतर लोकतंत्र के लिए लड़े थे। राजनीति विडंबनाओं का ही तो खेल है। 2004, अतीक 64,000 वोट से सांसद बन गया। जैसे ही अतीक फूलपुर से सांसद बना, उसकी इलाहाबाद वेस्ट की सीट खाली हो गई। उस सीट पर उपचुनाव हुआ। अतीक ने अपने भाई अशरफ को सपा के सिंबल पर उतारा। सोच साफ थी, फूलपुर भी मेरा, इलाहाबाद भी मेरा। लेकिन बसपा ने एक नाम खड़ा किया, राजूपाल। राजूपाल कोई मामूली शख्स नहीं था, उस पर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। यह मुकाबला दिलचस्प था। 2 अपराधी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, और अशरफ हार गया, करीब 4,000 वोट से। कहा जाता है कि अतीक इस हार से आग बबूला हो गया। यह हार अशरफ की नहीं, अतीक की हार थी। यह इलाहाबाद पर उसके कंट्रोल की हार थी। जिस सीट से वो 5 बार जीता था, वहां अब एक दुश्मन बैठा था। अतीक ने राजूपाल की हत्या करवाने की कई कोशिशें की, लेकिन कामयाब नहीं। लेकिन अतीक अपनी रंजिश इतनी आसानी से नहीं भूलता था। 25 जनवरी 2005, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, इलाहाबाद की एक सड़क पर दोपहर की धूप थी। अतीक के शूटरों ने विधायक राजूपाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। राजूपाल सड़क पर गिर पड़ा, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। अतीक के शूटरों ने पीछा नहीं छोड़ा, अस्पताल तक पहुंचे और शव पर भी गोलियां चलाई। यह हत्या नहीं थी, यह संदेश था। संदेश यह था, अतीक से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। राजूपाल की हत्या के बाद इस सीट पर एक बार फिर उपचुनाव हुआ। बसपा ने राजूपाल की पत्नी पूजा पाल को टिकट दिया। सपा ने अशरफ को फिर उतारा। इस बार अशरफ जीत गया। अतीक अपने मकसद में कामयाब हो गया था। फूलपुर भी उसका, इलाहाबाद भी उसका। लेकिन इसी जीत ने उसकी तबाही का बीज बो दिया था। राजूपाल की हत्या के बाद अतीक का आतंक और फैला। अब वो सिर्फ इलाहाबाद का माफिया नहीं था, पूरे उत्तर प्रदेश में उसका खौफ था। पूरे सूबे के कारोबारी और ठेकेदार अतीक की चौखट पर हाजिरी लगाने लगे। 2007 में उत्तर प्रदेश की सियासत ने करवट बदली। बसपा की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बनी मायावती। वही मायावती जिनके साथ 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जिनकी पार्टी के विधायक राजूपाल को अतीक ने मरवाया था। उस रात के हिसाब का वक्त आ गया था। जैसे ही सपा सत्ता से बाहर हुई, अतीक को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया और मायावती सरकार ने अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। 1 साल बाद अतीक ने खुद सरेंडर कर दिया, 100 से ज्यादा मुकदमे। लेकिन सांसदी
अब भी बरकरार थी। 2008 पूरे देश में भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील पर बहस छिड़ी हुई थी। यह डील देश की ऊर्जा नीति और विदेश नीति दोनों को बदलने वाली। संसद में वोटिंग हुई। जेल से निकलकर हथकड़ियों में संसद पहुंचा अतीक अहमद और उसने वोट किया अपनी ही पार्टी के खिलाफ, डील के विरोध में। उस दिन बीजेपी और अतीक एक ही पाले में खड़े थे। एक कभी कोयला चुराने वाला अपराधी देश की न्यूक्लियर नीति तय कर रहा था। यह लोकतंत्र था या उसका मजाक? 2012 में अतीक जेल से निकला। उत्तर प्रदेश में सपा फिर सत्ता में आ चुकी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा ने अतीक को फिर टिकट दिया, लेकिन अतीक ये चुनाव हार गया। जीत उसकी राजनीतिक कुंडली से जाने लगी थी। 2017 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सत्ता बदली, भारतीय जनता पार्टी आई और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, अतीक के ऊपर पुलिस का शिकंजा और कस गया। 2018 में मोहित जायसवाल नाम के एक व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जायसवाल के मुताबिक मुझे लखनऊ से अगवा करके देवरिया जेल ले जाया गया। जिस जेल में अतीक बंद था, वहां अतीक के गुर्गों और जेल के कर्मचारियों ने बेरहमी से पीटा। कंपनी के कागजों पर जबरदस्ती साइन करवाए गए। यह सुनकर पूरा सूबा सत्ते में आ गया। अतीक जेल में था, लेकिन उसका खौफ बाहर भी कायम था। 2019 में अतीक ने वाराणसी से निर्दलीय सांसद का चुनाव लड़ा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अतीक बुरी तरह हार गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक को गुजरात के साबरमती जेल भेज दिया गया। साल 2023, 24 फरवरी 2023, एक और हत्या। इस हत्या के तार 2005 के राजूपाल हत्याकांड से जुड़े थे। उमेश पाल, राजूपाल हत्याकांड का गवाह। अतीक ने 2006 में उमेश पाल का अपहरण करवाया था, धमकाया था, बयान बदलो, लेकिन उमेश पाल नहीं माना। उसने 2006 में अतीक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। 2019 में पहली बार अतीक इसी मामले में दोषी पाया गया। यह पहली बार था जब किसी मामले में अतीक को दोषी ठहराया गया था। लेकिन 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में अतीक ने उमेश पाल की भी हत्या करवा दी। उमेश पाल की पत्नी ने 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। अतीक, अशरफ और अतीक के बेटे भी इसमें शामिल थे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिना देरी के कार्रवाई शुरू की। अतीक का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। 28 मार्च 2023 को एमपीएमएलए कोर्ट ने अतीक को 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। पहली बार, पहली सजा 60 साल की उम्र में। और फिर आई 15 अप्रैल 2023 शनिवार रात के करीब 10:30 अतीक और उसके भाई अशरफ को मेडिकल जांच के लिए कॉलविन अस्पताल ले जाया जा रहा था। चारों तरफ मीडिया था, कैमरे थे, माइक्रोफोन थे, पुलिस थी। अतीक लाइव था। भीड़ में से 3 लड़के आगे बढ़े, लवलेश, अरुण और सनी। उन्होंने हाथ में माइक की तरह कुछ थाम रखा था। पत्रकार समझकर किसी ने नहीं रोका और फिर उन्होंने ऑटोमेटिक बंदूकें निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड, बस कुछ ही सेकंड, अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ वहीं ढेर हो गए। लाइव टेलीविजन पर, पूरे देश के सामने। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर में तीनों ने कबूल किया, हम लोग अतीक और अशरफ गैंग का सफाया करके उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। एक माफिया जो जीते जी सैकड़ों लोगों में खौफ फैलाता था। 3 अनजान लड़कों के हाथों मारा गया। फिलहाल तीनों जेल में हैं। जाते जाते एक सवाल, क्या सच में अतीक अहमद के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े थे? 13 जुलाई 2023 को प्रयागराज पुलिस और यूपीएसटीएफ ने सीजीएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में दावा किया गया कि अतीक के गिरोह ISS 2227 का आईएसआई से सीधा संबंध था और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी। चार्जशीट के मुताबिक अतीक ने खुद यह कबूल किया था। लेकिन एक बात साफ कर देना जरूरी है, यह पुलिस की चार्जशीट का दावा है, अदालत में यह साबित होना बाकी था। हम यहां कोई अपना दावा नहीं पेश कर रहे। सत्य शायद उन फाइलों में है जो अभी भी बंद है।